ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का निवेश के महाज्ञान संगम। और अब की बार ईटी स्वदेश का फोकस है कमोडिटी बाजार पे। हम लेकर आए हैं कमोडिटी महाकुंभ, जहां पर आपको कमोडिटी बाजार से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी हम दे रहे हैं, समझाइश हम दे रहे हैं, भले ही आप ट्रेडर हो या आप निवेशक हो। तो इस पूरे अध्याय का अब आखिरी पड़ाव है। आखिरी पड़ाव पर हम फोकस करने वाले हैं एफपीओ पर, और मेरे साथ बेहद खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। उनका स्वागत करते हैं। योगेश द्विवेदी, सीईओ मध्य भारत एफपीओ, प्रहलाद बोरकर, प्रेसिडेंट सूर्या एफपीसी, कपिल देव, चीफ बिजनेस ऑफिसर एनसीडीएक्स, और अनिल धनवट, प्रेसिडेंट स्वतंत्र भारत हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। और क्योंकि ये हमारा आखिरी घंटा है कमोडिटी महाकुंभ का, और इस आखिरी घंटे में जितना भी हो सके कमोडिटी बाजार को लेके जो सार है वो हम आपको एक बार फिर से बताएंगे, और साथ ही दर्शकों के सवालों के जवाब भी देंगे। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। और एफपीओ आखिर होता क्या है, कपिल समझना चाहेंगे आप ही से ही, आसान भाषा में समझाएं एफपीओ का मकसद और एनसीडीएक्स का एफपीओ का साथ। ओके, देखिए, जब भी हम इंडिया में एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है कि बहुत छोटा है साइज़, फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग है, फार्म साइज़ छोटा है, फार्मर्स छोटा है, और उसकी वजह से स्केलेबिलिटी नहीं आ पा रही है। उसकी वजह से फार्मर्स वो सब नहीं कर पा रहा जो एक बड़ी कंपनी या बड़ा फार्मर कर सकता है। इसको ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्कीम शुरू किया कि क्यों नहीं हम ग्रुप ऑफ फार्मर्स को मिला के उनकी छोटी छोटी कंपनियां बनाई जाएं, ताकि वो एज ए कॉरपोरेट मार्केट में जाके काम कर सकें, चाहे वो फार्मिंग हो कलेक्टिवली, चाहे वो इनपुट प्रोक्योरमेंट हो कलेक्टिवली, और चाहे वो मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो। तो इस पर्पस को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एफपीओ का स्कीम कुछ साल पहले शुरू किया, और जो ग्रुप ऑफ फार्मर्स है उनको मिलकर उन्होंने उसका एक तरीके से कॉर्पोरेटाइजेशन, यानी कि एक कॉर्पोरेट कंपनी की तरह किस तरीके से फार्मर्स काम कर सकते हैं वो किया। एक छोटी कंपनी होती है फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी या फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका स्ट्रक्चर एक कंपनी की तरह होता है, बोर्ड होता है, सीईओ होता है, और बहुत सारी एजेंसीज गवर्नमेंट ने अभी डेडिकेटेड किया हुआ है। अलग-अलग एफपीओस होते होंगे, कैसे हर जहाँ पे ये लोकलाइज्ड होता है। जैसे मैं यहाँ पे फार्मर हूँ और मेरे साथ 100 फार्मर और हैं, तो हम मिलके एक कंपनी फॉर्म करते हैं जिसको हम एफपीओ बोलते हैं। अच्छा। फिर वो उस क्षेत्र में जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं अपने लिए या कई बार बाहर के किसानों के लिए भी कर सकते हैं। और कुल मिला के पर्पज़ यही है कि कैसे एक साथ जोड़ के किसानों को उनकी स्केलेबिलिटी बढ़ाई जाए, उनकी नेगोशिएबिलिटी बढ़ाई जाए, और उनका काम करने के तरीके को अपग्रेड किया जाए। क्योंकि साइज़ बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं आप बेटर टेक्नोलॉजी, बेटर प्रैक्टिसेस, बेटर नेगोशिएशन, बेटर बार्गेन मार्केट में जाके कर सकेंगे। तो ये तो पर्पज़ है एफपीओ का। और धीरे धीरे अभी 25,000 के लगभग एफपीओज इंडिया में बन गई हैं। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है एज ए कंट्री, जहाँ पर हम छोटे फार्म साइज की छोटे फार्मर की बात करते हैं। और आप एनसीडीएक्स से कितने जुड़े हुए होंगे? देखिए, एनसीडीएक्स ने कुछ साल पहले हमने ये एफर्ट शुरू किया, क्योंकि इंडिविजुअल फार्मर्स को ट्रेडिंग के लिए लाना, बिकॉज ऑफ जो भी मैंने इश्यू बोला, बहुत मुश्किल था। जैसे ही एफपीओ बना, हमने तुरंत डिसाइड किया कि हम इस सेगमेंट में अपने आप को एक्सपोज करेंगे और फार्मर्स को इस तरीके से लेके आएंगे। आज के तारीख में लगभग 500 से ऊपर एफपीओज, यानी कि लगभग 600 मान के चलिए आप, हमारे साथ डायरेक्टली जुड़े हैं, जो हमारे क्लाइंट हैं। जो ट्रेड करते हैं, जो एनसीडीएक्स के प्राइस को फॉलो करते हैं, डिपॉजिट देते हैं, डिलीवरी लेते हैं, ऑप्शंस की ट्रेडिंग करते हैं, और भी जितनी रिलेटेड एक्टिविटीज़ है कहीं ना कहीं पे पार्टिसिपेट करते हैं। बट अगर आप इनडायरेक्टली देखेंगे तो शायद कई हज़ार एफपीओज हैं जो हमारे साथ इनडायरेक्टली जुड़ी हुई हैं, जो एनसीडीएक्स की इन्फॉर्मेशन को यूज़ करती हैं, जो कंसोर्शियम ऑफ एफपीओज हैं जहाँ पे उनके एफपीओज मेंबर होते हैं, बहुत सारे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो हमारी इन्फॉर्मेशन, फीचर्स के प्राइस, फीचर्स की ट्रेडिंग के बारे में उन लोगों तक पहुंचा रहे हैं। ओके, थोड़ा सा मुझे, क्योंकि आपने 2-3 बार जवाब में कहा कि जो दिक्कतें उनको आती थी उनको सुलझाया गया है, स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश की गई है। तो विश्वमोहन, अनिल घनवट साहब मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जानना चाहते हैं कि एफपीओ के आने से पहले क्या-क्या दिक्कतें यहाँ पर किसानों को आती थी, क्योंकि ये किसानों का एक संगठन है जो बनाया जाता है। किस-किस मोड़ पर उनको तकलीफ आती थी, दिक्कतें आती थी? कुछ बैकग्राउंडर अगर आप एफपीओ की शुरुआत होने का अगर हमें दे सके, अनिल जी। पहली दिक्कत तो ये है कि लैंड होल्डिंग साइज बहुत कम हो गई है। अच्छा। तो कमोडिटी मार्केट में ट्रेडिंग करने के जो वॉल्यूम चाहिए, वो वॉल्यूम एक इंडिविजुअल किसान नहीं दे सकता। तो वो उसके लिए ये, और दूसरी बात ये है कि इसमें ट्रेडिंग करने के लिए इंडिविजुअल फार्मर को जो गाइडेंस चाहिए वो नहीं मिल सकता था। एफपीओ के जरिए ये पॉसिबल हो सका है कि वो जितना प्रोडक्ट वॉल्यूम ट्रेडिंग के लिए चाहिए
उसके लिए जो इन्वेस्टमेंट चाहिए वो एफपीओ द्वारा हो सकते हैं, और ट्रेड करने के लिए जो नॉलेज चाहिए वो एफपीओ, एनसीडीएक्स या कोई और संस्था के मार्फत से किसानों को दे के इसमें तैयार कर। तो ये कुछ चैलेंजेज है जो एफपीओज फेस कर रहे हैं। हमारे साथ योगेश द्विवेदी साहब भी हैं, बड़े एफपीओज यहाँ पे मध्य भारत एफपीओज से आते हैं। बड़े किसान का एक बड़ा तबका, बड़े लेवल पे किसान, बड़े स्केल पे उनके साथ जुड़े हुए हैं। योगेश जी, आपको क्या लग रहा है, क्या क्या चैलेंजेज है खेती किसानी में, एफपीओज के लिए क्या चैलेंजेज है, और उन्हें कैसे एफपीओज को वायदा बाजार के प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा सकता है, ताकि जो वायदा का जो फायदा है, जो एग्री में खेती किसानी में जो रिस्क है, वो कैसे कम किया जा सकता है? आप बताएं योगेश जी। जी नमस्कार साथियों। इनफैक्ट देखिए, एफपीओ का निर्माण जो हुआ है वो उसका मेन जो उद्देश्य है वो किसानों को, छोटे किसानों को बाजार से जोड़ना है। और अभी सबसे बड़ी चुनौती यही है कि किसानों को हम अच्छा बाजार कैसे दिला सके। और ज्यादातर जो एफपीओ है वहाँ स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि एग्रीगेशन कर रहे हैं और एग्रीगेशन करके वो कोशिश कर रहे हैं बड़े बाजार से जुड़ने का। लेकिन जो एक व्यवस्था पुरानी है जहाँ पे कि एक जो वेंडर्स हैं, जो ऑलरेडी एक सप्लायर्स हैं, वो एक सिस्टम सेटअप है, और उस नए सिस्टम में, उस सिस्टम में नए ऑर्गेनाइजेशंस को, एफपीओस को आकर के और वहाँ compete करना प्लस डिलीवरी देना, तो वहाँ पे चुनौतियां हैं। पर्टिकुलरली फाइनेंस के इश्यूज है, जो सप्लाई चेन एक स्टेब्लिश्ड है काफी समय से, उसको ब्रेक करना, उस तरह के चैलेंजेस है। तो मेरे को लगता है ऐसे समय में हमें जो मार्केटिंग के ज्यादा एवेन्यूज की जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा बास्केट ऑफ चॉइस जिसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में, कि हमें ज्यादा से ज्यादा अवसर चाहिए बाजार के। और उसमें जो है ये प्लेटफॉर्म हो, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है या ई मार्केटिंग के जो प्लेटफॉर्म है, जिसमें एनसीडीएक्स जैसे प्लेटफॉर्म ये काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। और हम लोग आपको बताना चाहेंगे कि पिछले साल से तो चूंकि बंद है अभी वायदा बाजार दलहन और तिलहन में, पर इसके पहले हम लोगों ने इसमें काफी सारी एफपीओ मध्य प्रदेश में हम लोगों ने 15 से 20 करोड़ रुपए का व्यवसाय हमने मध्य भारत ने खुद किया था। और इससे हमें एक ऑप्शन था कि हम अपने प्राइस को फिक्स कर लेते थे। हमारे पास जब मार्केट का जो क्रैश होता है, उस तरह की सिचुएशन से हम अपने किसानों को बचा सकते थे। तो ये तरह के जो है अल्टीमेटली एफपीओ का उद्देश्य तभी पूरा हो पाएगा जबकि इस तरह के ज्यादा से ज्यादा मार्केट एवेन्यूज जो है वो खुलेंगे और वो एफपीओस को उसमें काम करने का मौका मिलेगा। योगेश जी, एक और सवाल मेरा आपसे होगा। आपने कहा कि तेल तिलहन कई सारे वायदा बंद हो गए, जो मस्टर्ड, सोयाबीन, सोया तेल की आप बात कर रहे थे, उससे अब वो नहीं होने से आप वो रिस्क को कैसे कम करने के लिए और कौन कौन से आपके पास उपाय है, या बिल्कुल नहीं है, आपने ओपन पोजीशन को छोड़ रखा है? अभी तो देखिए बिल्कुल ओपन है सब कुछ। और इस बार अभी देखिए सोयाबीन में भी हम देख रहे हैं कि चूंकि प्राइस तो अभी मतलब थोड़ा स्टेबल है, बट अभी हमें सरसों जैसे होने आने वाली है अगला, जब अभी तो सोइंग चल रहा है बट मार्च अप्रैल में, बट पूरी तरह से मार्केट में कहते हैं वल्नरेबल जो सिचुएशन बोलते हैं कि आप एक्सपोज्ड हो मार्केट के रिस्क में। हमें समझना होगा कि जो एफपीओज है, जो उनके जुड़े हुए किसान है, एफपीओज का जो कैपिटल बेस है, उनके पास जो पूंजी है वो ज्यादा नहीं है, क्योंकि बड़े छोटे पूंजी से वो किसानों से 1,000 रुपए लेकर के वो पैसा 2,000 रुपए लेके इकट्ठा करते हैं, फिर सरकार उनको कुछ ग्रांट देती है, तो ओवरऑल 10-15 लाख रुपए से ज्यादा वो पूंजी होती नहीं है। और उस पूंजी में कोई एफपीओ जोखिम लेने की, बाजार का जो जोखिम है उसको सहन करने की उनके पास क्षमताएं नहीं होती है। तो अभी तो स्थिति थोड़ी खराब हुई है, क्योंकि कोई दूसरे ऑप्शंस हमारे पास नहीं है। यद्यपि अभी सरकार के स्तर पे चर्चाएं हो रही है और नाबार्ड जैसे संस्थान जो है, एनसीडीएक्स भी बात करें, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह के एवेन्यू दोबारा खुले। पर अभी सरकार ने प्राइस को लेकर के अभी वर्तमान में तो ये है कि जो कन्वेंशनल जो सिस्टम है, जो रिस्क आधारित है, जो जोखिम आधारित है, वही, उसके अलावा अभी कुछ है नहीं वर्तमान में। प्रहलाद जी, आप हिंगोली बेल्ट से आते हैं, प्रेसिडेंट है सूर्या एफपीसी के। प्रहलाद जी, आपसे मेरा सवाल होगा, हल्दी के दाम मुझे याद है अप्रैल के आसपास 7,000 रुपये के आसपास हो रहा था, उसके बाद 15-16 हजार के वो ऊपर चले गए। और वो हल्दी का बड़ा बेल्ट है, इतना उतार चढ़ाव होता है, तो दोनों तरह के रिस्क होते हैं। जिनके पास माल है उनको तो ठीक है, फायदा उनको हो जाएगा,
जिनको बाकी माल आगे खरीदना है, फिर अचानक से दाम इतने बढ़ गए हैं, उनके लिए वायदा बाजार का प्लेटफॉर्म कितना कारगर होता है? एफपीओज के तौर में वहां के किसानों को कितना फायदा हुआ एफपीओज की वजह से सर? देखो, ये जो बाजार है, बाजार का जो प्लेटफॉर्म जो ये जो एनसीडीएक्स का डीएक्स का वायदे बाजार का जो प्लेटफॉर्म है, इसके वजह से जो भी फ्यूचर मार्केट के बारे में जानकारी मिलती है, और ये जानकारी मिलने की वजह से आगे क्या होने वाला है इसका एक अंदाज किसान को आता है। और वो जो ट्रेड करने की बात है तो एफपीओ के माध्यम से वो हो सकता है, क्योंकि इंडिविजुअल जो किसान है, जैसे अभी बात चली कि छोटा किसान जिसका लैंड होल्डिंग ही कम हुआ है, वो ज्यादा बड़े पैमाने पे काम नहीं कर सकता और लॉट नहीं लगा सकता, तो एफपीओ के माध्यम से वो लगा सकता है। रही बात जो छोटे अभी जो सीजन के टाइम में जो पिछले टाइम भाव कम थे, बाद में भाव बढ़े, तो ये जो भाव है बढ़ना नीचे आना, ये जो है एक एफपीओ के माध्यम से एक ऑप्शन जो है हमारा पुट ऑप्शन के माध्यम से भी हम इसको एक कवर कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि जो भाव बढ़ने के फ्यूचर का जो वायदा है हम बाय कर सकते हैं, और बाय करके भी हम कवर कर सकते हैं। लेकिन अभी जैसे कहा गया कि मार्जिन मनी डालने के लिए जो भी करना वायदा लेना है, तो इसके लिए जो कैपिटल की कमी है एफपीओ के पास, तो एफपीओ का जो लिमिटेड कैपिटल है उसमें काम करने के लिए उनको बहुत सारी दिक्कतें जाती है, लेकिन उसमें भी कुछ रास्ता निकाल के एफपीओ रन कर रही है। अगर गवर्नमेंट के माध्यम से जितना गवर्नमेंट एफपीओ को बढ़ावा दे रही है, वैसे ही अगर कुछ काम करने वाली को अगर अच्छा खासा सपोर्ट मिले और एक मॉडल खड़े कर दे, तो मेरे ख्याल से जो नई एफपीसी आने वाली है उनके लिए एक रोड मैप बन जाएगा, उनके लिए दिशा हो जाएगी। और कुछ मॉडल ये करने के लिए एफपीओ को खड़ा करने के लिए शासन गवर्नमेंट के माध्यम से ये कुछ कदम उठाए जाए, यही मैं चाहता हूँ। क्योंकि मेन जो प्रॉब्लम है कैपिटल, जो भांडवल की कमी, ये एफपीओ का बहुत बड़ा वीक पॉइंट है। और जो कंपनियां, जो किसान है, किसान को व्यवसाय मालूम नहीं था, लेकिन एफपीओ के माध्यम से बिजनेस मालूम हुआ। लेकिन इसके लिए ये जो प्लेटफॉर्म है बहुत फायदेमंद रहा ये इस वायदे बाजार का, क्योंकि अगर बाहर अगर कहीं बेचने जाए तो किसी के साथ जुड़ना इतना संभव नहीं था जितना वायदे बाजार से संभव है। क्योंकि वायदे बाजार में हमने देखा है, हम खुद ट्रेड करते हैं, तो कौन खरीद बायर है कौन सेलर है किसका कुछ पता नहीं होता। खाली जो क्वालिटी पैरामीटर है, क्वालिटी पैरामीटर के माध्यम से बिल्कुल माल तो की जागरूकता फैलाने के लिहाज से, हैंड होल्डिंग के लिहाज से प्रहलाद जी, आपने कहा कि ये जो प्लेटफॉर्म है जो एफपीओ कनेक्ट है वो काफी हद तक काम आया है, लेकिन कपिल जो चैलेंजेस यहाँ पर बता रहे हैं प्रहलाद साहब भी, थोड़ा सा उसी पर मैं विस्तार से बात करती हूँ। एक तो मुझे समझना है कि आर्थिक तौर पर कितनी मदद यहाँ पर की जा सकती है किसानों की, और जो वर्किंग एफपीओज हैं उनको अगर हम छोड़ दें और बाकियों को जो पैसों की किल्लत हो रही है उसके लिए क्या कुछ किया जा रहा है, क्या कुछ मंशा है? देखिए, जो एफपीओ बनाने का पर्पस ये है कि हर एस्पेक्ट से उनकी मदद की जा सके, चाहे वो इनपुट परचेज है, मशीनरी परचेज है, उनका एक्सेस टू फाइनेंशियल मार्केट है, यानी कि उनका जो बैंकिंग है, क्रेडिट जो उनको चाहिए वर्किंग कैपिटल के लिए, और साथ में किस तरीके से वो जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको अच्छे भाव पे बेचा जा सके। हम लास्ट पार्ट से कनेक्ट करते हैं और हमें लगता है कि अगर फार्मर इनकम को प्रोटेक्ट किया जा सके, बाकी सारी प्रॉब्लम धीरे धीरे अपने आप रिजोल्व हो जाएंगी, क्योंकि वो जो भी कर रहा है उसकी इनकम कितनी आ रही है उससे, और जो भी वो कर रहा है वो एक एक्सपेक्टेशन के साथ फार्मर खेती करता है कि हमें ये फसल लगानी है, हमें इतना प्राइस मिलेगा, इतना रिटर्न मिलेगा, उस हिसाब से सब कुछ प्लान होता है। तो अगर हम उस चीज़ को प्रोटेक्ट कर सके, बाकी सब चीज़ें धीरे धीरे ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगी। अगर मेरे को अच्छा रिटर्न मिलेगा तो मैं अच्छी प्रैक्टिसेस करूँगा, अच्छा रिटर्न मिलेगा तो मैं अच्छे तरीके से डिसीजन ले पाऊंगा, अच्छे तरीके से बार्गेन कर पाऊंगा। डेरिवेटिव्स मार्केट में पार्टिसिपेशन के लिए हमने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं सेबी के साथ। ठीक है। जैसे कि एफपीओ के लिए बहुत सारे अलग अलग प्रोविजंस हैं। पर फर्स्ट जो उनका अकाउंट ओपनिंग से शुरू हो जाता है, जो उनको क्योंकि वो एफपीओज हैं, धीरे धीरे अभी इवॉल्व हो रही हैं, तो बहुत सारे रिलैक्सेशन दिए गए हैं। किसी तरह का कोई चार्जेस एफपीओज की ट्रेडिंग पे नहीं लगता है। मार्जिन का जैसे कि अभी बताया, तो मार्जिन के लिए भी एफपीओज को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड
गई है कि अगर आपके पास कमोडिटीज़ हैं जो आप एक्सचेंज में डिलीवर करना चाह रहे हैं तो आप उसको डिलीवर कर दीजिए, डिपॉजिट कर दीजिए। तो फिर उसके बाद एक फैसिलिटीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं अर्ली पे इन फैसिलिटीज़, अगर आप उसको यूज़ करेंगे तो आपको मार्जिन भी नहीं देना पड़ेगा। उसके अलावा भी आई थिंक ये कहीं पर भी नहीं होता है कि जो M2M होता है मार्केट में, FPOs का M2M भी एक्सचेंज के सिस्टम के थ्रू मैनेज होता है अप टू सर्टेन क्वांटिटी, क्योंकि उनके लिए अगेन वर्किंग कैपिटल का बहुत सारा इश्यूज होता है। और उसके अलावा डिपॉजिट करने के लिए FPOs को बहुत सारे इंसेंटिव या सब्सिडी या सपोर्ट जो भी आप बोलेंगे सेबी की तरफ से एक्सचेंज को इंस्ट्रक्शन है। तो अगर वो अपना मटेरियल अपने प्लेस से एक्सचेंज के वेयरहाउस में लाते हैं तो ट्रांसपोर्ट पे डिस्काउंट मिलता है, पैकेजिंग उनको करनी पड़ती है उसके ऊपर उनको डिस्काउंट मिलता है, सब्सिडीज़ मिलती हैं। जो क्वालिटी टेस्टिंग होता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है FPOs के लिए। तो बहुत सारी चीज़ें जैसे जैसे हमें लग रहा है कि इसको करने से फार्मर्स का जो है पार्टिसिपेशन बढ़ेगा वो हम कर रहे हैं। और हर फेज में हमें कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता है कि अभी ये करेंगे तो शायद और होगा, ये करेंगे तो शायद और होगा। तो वो चल रहा है। अभी हमारा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पायलट प्रोजेक्ट किया था जिसमें हमने FPOs को पुट ऑप्शन खरीद के दिए थे। तो सेबी के साथ मिलकर हमने ये डिस्कस किया कि फाइनेंशियल मार्केट किस तरीके से, जो हम ये डबलिंग फार्मर इनकम की बात कर रहे हैं या प्रोटेक्टिंग फार्मर इनकम की बात कर रहे हैं, कैसे हम इतना बड़ा मार्केट है कैसे हम साइंटिफिक सॉल्यूशन, मार्केट ड्रिवन सॉल्यूशन दे सकते हैं जहाँ पे परचेज भी नहीं करना पड़े, फार्मर को किसी के ऊपर डिपेंड भी नहीं रहना पड़े। और तो टेक्नोलॉजी का भी काफी मदद ली है आपने। टेक्नोलॉजी यस, और मार्केट के जो डिमांड सप्लाई है उसके ऊपर भी फर्क नहीं पड़े। तो हमने एक पायलट चलाया, हमने 41 FPOs को पुट ऑप्शन खरीद के दिया जिसका प्रीमियम एक्सचेंज और सेबी ने मिलके सब्सिडाइज किया। अच्छा। और जैसे ही आप पुट ऑप्शन खरीदते हो, जब आप किसी फसल को की बुआई कर रहे हो, आपके पास एक फ्यूचर चल रहा होता है जो कि हार्वेस्ट टाइम का फीचर्स होता है। तो जैसे अभी 1 महीने के बाद लेट्स से आप, या चने की बुआई अभी चल रही है तो अप्रैल का अगर चना है तो आपको पता है कि उस सीजन में क्या प्राइस चल रहा है। बट नॉर्मली क्या होता है कि जैसे जैसे हम अराइवल की तरफ जाते हैं प्राइसेस गिरते चले जाते हैं। तो अगर किसान ने 5,000 भाव देख के लगाया है, हो सकता है उसको 4 मिले, क्योंकि वो अराइवल टाइम है, सप्लाई बढ़ेगी, प्राइसेस कम होगा। नॉर्मली ट्रेंड ये रहता है। तो हम बोलते हैं कि जब आप सोइंग कर रहे हैं तभी आप पुट ऑप्शन ले लीजिए, एक प्रीमियम देना पड़ेगा जो हमने सब्सिडाइज किया। तो आपका एक प्राइस लॉक हो गया, अगर गिरेगा तो आपको एक्सचेंज सिस्टम से मिल जाएगा, और अगर प्राइस ज़्यादा रहते हैं तो आप मार्केट में जाकर बेच सकते हैं। तो दोनों साइड हमने प्रोटेक्ट किया, अपॉर्चुनिटी लॉस भी नहीं हुआ और फार्मर का प्राइस भी लॉक्ड हुआ। तो ये सब चीज़ें इनिशिएटिव हम धीरे धीरे ले रहे हैं। और भी बहुत सारे डिस्कशन रेगुलेटर के साथ, गवर्नमेंट के साथ, या ऐसी जितनी भी एजेंसीज़ हैं, चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर हो, नाबार्ड हो, या बहुत सारे रिसोर्स इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे जीविका है, टेक्नोसर्व है, CSR एजेंसीज़ हैं, सबके साथ हम डायरेक्टली कनेक्ट इस्टेब्लिश कर रहे हैं। एग्री इनपुट कंपनीज के साथ हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से उनकी जो रीच है वो बढ़ाए, वहाँ उनके थ्रू हम अवेयरनेस बढ़ाए और उनके सपोर्ट से हम फार्मर्स को फाइनेंशियल मार्केट में लेके आ सकें। ओके, बिल्कुल ज़रूरी भी है, उसका दायरा बढ़ेगा तो किसानों तक हम, जो किसान आखिरी कड़ी हैं, FPOs के जरिए जो फायदा होगा वो किसानों का ही होगा। अनिल घनवर जी, आपकी डिमांड क्या है? FPOs भी आप रन करते हैं, पॉलिटिकली भी आप काफ़ी किसानों की नुमाइंदगी करते हैं। आपसे मेरा सवाल होगा, क्या चैलेंजेज है एक FPO रन करने में और क्या डिमांड आपकी है? FPO पहली डिमांड तो ये है कि भाई गवर्नमेंट ये कमोडिटी मार्केट और ट्रेड उसको खुला छोड़ दे। इसकी इंटरवेंशन ही सबसे बड़ी मुसीबत है। अभी 7 कमोडिटीज बैन करके रखी है, हमें करना भी है ट्रेड तो नहीं कर सकते। तो पॉलिटिकल एंगल से देखे तो गवर्नमेंट सबसे बड़ी समस्या है। अगर गवर्नमेंट इस ट्रेड से बाहर हट जाए तो बहुत अच्छी तरीके से ये काम हो सकता है। और दूसरी दिक्कत FPO की तरफ है तो इसमें किसानों का या FPO जो चला रहे उनका प्रॉपर ट्रेनिंग होना बहुत जरूरी है इसमें, नहीं तो डर के मारे इसमें कोई आता नहीं है। अगर किसानों को ये बात समझाई जाए इस अनिल जी, आपसे मेरा सवाल था, आप अपने FPOs के जरिए ट्रेडिंग कर रहे हैं, इसलिए आप तो काफी देश भर में घूमते रहते हैं, वायदा बाजार को समझते भी है और आप बहुत सारे लोगों को मोबिलाइज भी कर सकते हैं जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स है। तो क्या अपने FPOs के जरिए छोटे छोटे किसानों को ट्रेंड कर रहे हैं, इसके बारे में, इसके फायदे के बारे में बता रहे हैं? और साथ ही सरकार की दखल अंदाजी भी वो क्यों कम चाहते हैं या ना के बराबर चाहते हैं, इस पर भी आप समझाइश दे दीजिए जरा। पार्डन, मैंने सुना नहीं आप मैडम आपका सवाल। मैं ये कहना चाह रही कि जो आपने कहा कि सरकार की दखल अंदाजी भी थोड़ी सी कम हो जाए, वो भी थोड़ा विस्तार से बताइए।
थोड़ी सी नहीं, बिल्कुल कम होनी चाहिए। हमने सेबी के खिलाफ एक आंदोलन भी किया था करीब 1 साल पहले कि आप इसमें जो हस्तक्षेप कर रहे हैं वो बंद कीजिए। इसकी वजह से किसानों को जो इसमें सिग्नल मिलता है कि अगले क्रॉप के या सीजन में क्या दाम होंगे, हम इस क्रॉप की बुआई करें न करें। अभी क्या हो रहा है, किसान पिछले साल किस कमोडिटी को अच्छे दाम थे वही सोइंग कर रहा है और उसकी वजह से गलत हो रहा है। पीछे नहीं, आगे देख के हम खेती करना चाहते हैं और आगे हमें अगर सिग्नल मिलता है कि भाई इस कमोडिटी को अच्छे दाम मिलने हैं तो वो हम सोइंग करेंगे। तो गवर्नमेंट के इंटरवेंशन की वजह से वो पूरा ब्लॉक हो गया। तो हम इसमें जो चाहिए हमें कि प्रेडिक्शन होना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, ये दिक्कत है और गवर्नमेंट ने पूरी तरह से इससे निकलना बाहर होना चाहिए। और एक रात में डिसीजन लिया जाता है। अगर इस पे डिस्कशन हो, भाई जो इसमें स्टेक होल्डर्स है, एफपीओस है, एनसीडीएक्स है, जो भी इसमें काम कर रहे हैं उनसे बात करके महीना 2 महीने बाद कोई डिसीजन लिया तो हम उसमें कुछ सावधानी बरत सकते हैं। अगर आप एक रात में डिसीजन ले रहे हैं, जैसे कल प्याज बैन करने का डिसीजन हो गया, परसों इथेनॉल बैन करने का डिसीजन हो गया, तो इस तरह से काम नहीं किया जा सकता। ये हमारा प्रॉब्लम है। और रहा एजुकेशन के बारे में, ट्रेनिंग के बारे में, तो 2008 में एनसीडीएक्स के एक्सपर्ट्स को बुला के शरद जोशी जी ने हमारा ट्रेनिंग करवाया था। तब तो हमें कुछ भी पता नहीं था भाई ये ट्रेडिंग कुछ होता है कमोडिटी का। सिर्फ शेयर मार्केट के बारे में सुनते थे। तो एनसीडीएक्स के लोग आके हमें ट्रेन किए थे पहले और उसके बाद भी हम जहाँ जहाँ डिमांड है वहाँ ऐसे ट्रेनिंग्स अरेंज करते हैं। जो हमारे श्रीकांत कोलेकर साहब है उनको भी इनवाइट करते हैं और वो भी उन्होंने काफी 2-2.5 हजार एफपीओस को अभी ट्रेनिंग मिल चुका है और उसमें ट्रेड कर रहे हैं। तो ये अच्छी बात है कि किसान एजुकेट हो रहा है, लेकिन गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज द मेन प्रॉब्लम। अगर गवर्नमेंट इससे हट जाए तो बहुत बढ़ेगा ये कारोबार। किसान तो भी जी उसका जो प्रोटेक्शन वो चाहिए बिल्कुल। तो कि खेती करने में जो प्रोटेक्शन चाहिए ये इस तरह से मिल सकता है। जी विश्व मोहन, आप क्योंकि काफ़ी समय से इस पूरे बाजार को भी देखते आए हैं, इनकी जो अड़चनें हैं जो ये सामने रख रहे हैं, ये आपको कितनी जायज़ लगती हैं? ज़मीनी हकीकत क्या ये तो जानते ही हैं और अपनी समस्या भी बता रहे हैं, लेकिन क्योंकि आप सरकार का भी पक्ष जानते हैं, आप एक्सपर्ट्स की भी कहानी जानते हैं, ज़मीनी हकीकत भी जानते हैं, कैसा व्यू निकल के आता है इस पूरे मुद्दे? देखिए, सरकार का अपना पक्ष कुछ हद तक जायज इसलिए कि आप इतने बड़े कंज्यूमर सेंट्रिक देश है जहाँ पे इतने बड़ी पॉपुलेशन को आपको कैटर करना है, लेकिन एक तरीका होता है। अगर आप बैन भी करिए तो आप फीडबैक लीजिए जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं। ये नहीं कि मिडनाइट में कोई नोटिफिकेशन आया, सुबह वो ब्लैंकेट बैन हो गया। हाँ, पूछिए उनसे, सलाह लीजिए, वक्त दीजिए महीने भर का, 2 महीने का, कब करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए, फायदे नुकसान के अचानक से बंद हो जाए तो वो काफी नुकसान होता है। इसलिए, और अनिल घनवट जी बहुत हद तक काफी कुछ सही कह रहे हैं कि जरूरत है कि सरकारी जो इंटरवेंशन की वजह से ना, जब भाव आते हैं, जब अराइवल्स का टाइम आता है, जब गिर रहे होते हैं भाव, उसी समय भी कुछ इस तरह की पॉलिसी इस तरह की आ जाती है, कोई ड्यूटी व्यूटी इस तरह की लगा दी जाती है कि भाव और गिर जाते हैं और सप्रेस्ड हो जाते हैं, तो उससे आपकी इंपोर्ट पर निर्भरता बढ़ेगी, बल्कि किसान फिर वो पैदावार ही कम करना छोड़ देंगे। और यही वजह कि लोग शिफ्ट हो रहे हैं, अर्बन एरिया की तरफ लोग शिफ्ट हो रहे हैं। और हमने देखा भी था, कई बार ग्राउंड में बजट में जाते भी हैं, वहां पर हालात इतनी खराब हो रहे हैं किसानों की। तो ये इन चीजों को ध्यान रखना है, तभी आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से पॉलिसी बनानी पड़ेगी। हम ट्रेनिंग की ओर वापस आते हैं। योगेश जी, आप काफी नंबर्स में आप देखें तो मुझे लगता है सबसे बड़े एपीओज को आप चला रहे हैं योगेश जी, तो क्या आप वहां पर किस तरह की ट्रेनिंग देते हैं? क्या वहां के किसान जागरूक हो रहे हैं धीरे धीरे, और वायदा से क्या वो जुड़ना चाह रहे हैं? उनका रिएक्शन किस तरह का है? देखिए, ट्रेनिंग तो हम लोग देते हैं, क्योंकि जो क्वालिटी स्पेसिफिकेशन है, जो एनसीडीएक्स वाला जो ट्रेनिंग है, उसमें क्वालिटी मटेरियल ही एक्सेप्ट होते हैं। और जैसे 10-2-2 है या 9-2-2, इस तरह अलग अलग उनके जो क्राइटेरिया होते हैं, तो उसकी किसानों को, क्योंकि किसानों का माल किसी का बहुत अच्छा है, किसी का अच्छा नहीं है, तो किसी उनको ट्रेनिंग देना, पर्टिकुलरली जो एपीओ के स्टाफ है, जो लोग ये डील करते हैं, उनको ट्रेनिंग देना, ये काम किया जाता है। इनफैक्ट एनसीडीएक्स भी उसमें मदद करता है। साथ में जो अभी मेरे साथी बता रहे थे, कुछ स्कीम्स था सेबी ने जो लाया था कि एफपीओस के अपना मटेरियल जो डिलीवरी सेंटर है वहां तक ले जाने के लिए, ग्रेडिंग करने के लिए, इस तरह के कुछ इंसेंटिव्स सेबी के द्वारा दिए गए थे। और अभी भी
वो इंसेंटिव तो अभी खत्म हो गया प्रोविजन, बट अभी एनसीडीएक्स नाबार्ड के माध्यम से वो बातें कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमें ये समझना होगा कि जो एफपीओ में देखिए ये जो प्लेटफॉर्म है इसमें सभी तरह के लोग डील कर रहे हैं, इसमें आईटीसी बड़े बड़े एमएनसीज डील कर रही हैं। इस प्लेटफॉर्म में हमारे जैसे एफपीओ के लोग हैं जिनके पास बहुत छोटी पूंजी से जो व्यवसाय कर रहे हैं, तो कुछ न कुछ अगर एफपीओ को और छोटे किसानों को इस तरह के प्लेटफॉर्म का अगर रियल में फायदा दिलाना है तो कुछ न कुछ एक इंसेंटिव का एक इस तरह का प्रोविजन होना बहुत जरूरी है। और अच्छी बात है कि एनसीडीएक्स इसको महसूस करता है और सरकार भी इस पे अभी चर्चाएं हो रही हैं कि जैसे सेबी ने जो प्रोविजन बनाए थे पिछले 3 साल पहले, वो अभी क्या प्रोविजन को आगे इस तरह के और बढ़ाया जाए ताकि छोटे किसान भी अपना मटेरियल अब बड़े आसानी से ले आए। अभी दूसरा एक और सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम्स है किसानों के लिए कि डिलीवरी सेंटर बहुत से कम है। जो डिलीवरी सेंटर आप देखिए मध्य प्रदेश में हमारे यहाँ पे सोयाबीन का जो एक पहले था, अभी तो बंद है सोयाबीन और ऑयल सीड, बट एक अभी वर्तमान में मक्के का चल रहा है जो कि छिंदवाड़ा में है। इसके बाद छत्तीसगढ़ में कोई भी सेंटर नहीं है और नागपुर में शायद सेंटर है। तो कहने का मतलब ये कि पूरा इतना बड़ा प्रदेश है और उसमें केवल एक डिलीवरी सेंटर है। तो मेरा इस चैनल के माध्यम से गुजारिश है कि ये एक बहुत अच्छा माध्यम है एक फेयर प्राइस किसानों को दिलाने के लिए, और सरकार को जो स्टेट गवर्नमेंट पर्टिकुलरली है इसको भी मदद करना चाहिए एनसीडीएस जैसे ऑर्गेनाइजेशन से कि ज्यादा से ज्यादा डिलीवरी सेंटर ये बना सके। स्वाभाविक रूप से जब ऐसे सेंटर बनेंगे उनको स्टेब्लिश करने का कोई कास्ट होगा और शुरुआती दौर में जो ब्रेक इवन में टाइम लगता है और इसीलिए शायद सेबी के नाम से भी काफी टफ है। तो इसीलिए जो एनसीडीएक्स उस ऐसे सेंटर बनाने में काफी हेजिटेट करता है। लेकिन अभी जो स्थितियां हैं वो काफी कम है और बार बार हम लोगों ने काफी एफपीओ का रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं अब इसी एनसीडीएक्स प्लेटफॉर्म में, लेकिन दूरियां सेंटर के और एफपीओ के बीच में काफी है। मतलब 500 किलोमीटर और 1000 किलोमीटर की दूरी में अगर एफपीओ है वो कभी भी सोच नहीं सकता है। तो ज्यादा से ज्यादा डिलीवरी सेंटर बनाने की जरूरत है। और साथ में एक और बात है कि जो प्रोसीजर है बेसिकली डिलीवरी पर्टिकुलरली क्वालिटी को लेकर के जो क्वालिटी वेरिफिकेशन का जो सिस्टम है उसमें थोड़ा सा और पारदर्शिता आनी चाहिए। जो वर्तमान में है वो ठीक है, लेकिन उसमें और ऑटोमेशन होना चाहिए ताकि एफपीओज के लोगों को और भरोसा आए कि यहाँ पे जो हमारा मटेरियल आता है उनको इमीडिएट जैसे क्वालिटी जो स्लिप होती है जो मटेरियल उन्होंने डिलीवरी किया उसकी क्या गुणवत्ता है उसकी स्लिप इमीडिएट मिलना चाहिए, ना कि उसको एक हफ्ते बाद मिलती है तब तक किसान मालूम नहीं चलता, डर रहता है कि पता नहीं कितना पैसे हमारे कट जाएंगे। तो अभी एनसीडीएक्स ने काफी सारे इनिशिएटिव है बट अभी भी इसमें और रिफॉर्म की जरूरत है क्योंकि ये इससे बेहतर कोई भी नहीं है। जैसे हमारे साथी अभी बता रहे थे धनकर जी की इसमें बायर कौन है और कौन देने वाला, ये डायरेक्ट आमने सामने नहीं आते। किसी तरह का कॉकटेल और इस तरह के बनाने की संभावना जो मंडियों में होता है कि बहुत सारे व्यापारी इकट्ठे होकर के और अपने तरीके से चीजें कर लेते हैं, इन्फ्लुएंस कर देते हैं मार्केट को, यहाँ पे उसकी संभावनाएं कम होती है। और सेबी का जो मॉनिटरिंग है जैसा कि आप खुद बोल रहे थे कि एक बड़ा देश है और ये इतना बड़ा लोगों को यहाँ पे सारी चीजें जो सेंसिटिव है चूंकि लोगों से डायरेक्ट जुड़ी हुई है तो इसको हम ओपन ऐसा नहीं छोड़ सकते। गवर्नमेंट का मॉनिटरिंग होना चाहिए, लेकिन इंटरफेरेंसेस जो अभी जिस तरीके से है उसमें थोड़ा सा जो बात हो रही है कि अचानक इंटरफियर करना, अचानक डिसीजन लेना, वो थोड़ा डेंजरस है। उससे गलत मैसेज जाता है और लोग डरते हैं कि हमने वायदा बाजार में कोई सौदा कर दिया और बाद में सरकार ने कोई डिसीजन ले लिया तो क्या होगा। तो वहां पे थोड़ा सुधार की जरूरत है, पर बिल्कुल मॉनिटरिंग तो होना चाहिए और सेबी का रोल को इग्नोर नहीं किया जा सकता क्योंकि ये एक तरह का शेयर बाजार जैसा एक इस तरह का बहुत बड़े बड़े प्लेयर है तो इसका मॉनिटरिंग कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन साथ में वो जो बिजनेस के जो बेसिकली जो कहना चाहिए जो प्रिंसिपल्स है उसका जरूर फॉलो होना चाहिए और ओवर इंटरफेरेंसेस से गवर्नमेंट को बचना चाहिए। ज्यादा हस्तक्षेप भी ना हो, मॉनिटरिंग तो जरूरी है लेकिन मॉनिटरिंग इस तरह ना हो कि आपके बिजनेस को नुकसान हो जाए, ये नहीं होना चाहिए। इन बातों का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। डिलीवरी की बात कर रहे थे, डिलीवरी सेंटर्स की बात कर रहे थे, इन मुद्दों भी चर्चा करेंगे कि एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे डिलीवरी की प्रक्रिया क्या होती है, क्यों डिलीवरी सेंटर कम है। 20 साल हो गए हैं एक्सचेंज को शुरू हुए लेकिन डिलीवरी सेंटर क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं, उनके लिए क्या चैलेंजेज है ये भी पता करेंगे और क्या क्या दिक्कतें हैं। तमाम मुद्दों पर और बात होगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कमोडिटी महाकुंभ 18 स्वदेश की बेहद खास पेशकश। आपको बता दें कि स्वदेश महाकुंभ के अंतर्गत
हमने कुछ दिनों पहले किया था म्यूचुअल फंड महाकुंभ, और आज लेकर आए हैं कमोडिटी महाकुंभ की हमारी बेहद खास पेशकश, जहां पर आखिरी आधा घंटा बचा है और हम बात कर रहे हैं एफपीओज की। तमाम दिग्गज मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और डिलीवरीज पर यहाँ पर हम बात करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ कपिल, जो हमें दर्शक देख रहे हैं इस वक्त और कमोडिटीज़ के बारे में जान रहे हैं, सीख रहे हैं, एफपीओ में या उससे जुड़ने के लिए आवेदन किसी को करना हो, किसी भी तरह की आर्थिक सहायता की अगर उम्मीद रखनी हो, तो किस तरह से कदम उठाना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए? देखिए, एफपीओ बनाने के लिए गवर्नमेंट ने रूल्स और रेगुलेशन डिफाइन किए हुए हैं। बिल्कुल। और जो गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं जैसे नाबार्ड या एसएफएसी, ये जो 2 लीडिंग गवर्नमेंट एजेंसीज हैं जो एफपीओ को प्रमोट कर रही हैं। तो अगर आपको एफपीओस के बारे में जानकारी चाहिए या एफपीओस बनाना है तो सारा कुछ वहाँ पर एसएफएसी और नाबार्ड की वेबसाइट पे अवेलेबल है। वहीं आपको आवेदन पत्र, आपको टेक्निकल सपोर्ट चाहिए, कोई भी, सब अवेलेबल है, वहाँ पर जाके देख सकते हैं। और एक बार एफपीओ जब आप बनते हैं तो वही टीम जो नाबार्ड की, एसएफएसी की, क्या क्या सुविधाएं एफपीओ के लिए हैं, किस तरह के इंसेंटिव गवर्नमेंट ने, जैसे आपको कुछ इनिशियल इंसेंटिव मिलता है, फिर आप अगर कुछ पर्टिकुलर टाइम तक एक्टिव हैं तो आपको फर्दर कुछ और इंसेंटिव मिलता है। अभी गवर्नमेंट क्रेडिट इंश्योरेंस, इस क्रेडिट गारंटी स्कीम पे भी काम कर रही है। किस तरीके से उनका बैंक्स के थ्रू, तो अभी सारे बैंक्स भी एफपीओ के लिए काफ़ी सीरियसली देख रहे हैं किस तरीके से जो उनका फार्मर के साथ कनेक्ट है एफपीओ के थ्रू उसको बढ़ाया जा सकता है, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो बहुत सारी ये फैसिलिटीज़ मिलती है। बट चूँकि ये फार्मर से जुड़े हुए संगठन है तो सभी चीज़ों को बहुत ही मिनिमल लेवल पे रखने की कोशिश की गई है ताकि इजीली फार्मर डॉक्यूमेंटेशन कर पाएँ, इजीली फार्मर्स पूरे प्रोसेस को कर पाएँ। बट चूँकि कंपनी बनानी है तो बेसिक मिनिमम जो फॉर्मेलिटीज़ हैं उसकी तो ज़रूरत पड़ेगी। बट आई थिंक ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अवेयरनेस सभी किसानों में और एफपीओज में है। और बहुत सारी कंसोर्शियम ऑफ एफपीओ जैसे कि अभी आपके साथ जुड़े भी मध्य भारत वाले, वो भी बहुत बड़े लेवल पे अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है पूरी इंडस्ट्री जो फार्मर्स के साथ जुड़ी हुई है, चाहे वो इनपुट हो, बैंक्स हो, फर्टिलाइज़र हो, फाइनेंशियल मार्केट हो, सबको एफपीओ का इम्पोर्टेंस और एग्रीगेशन का और कलेक्टिवाइजेशन का पता चल रहा है। तो सभी का एफर्ट्स कलेक्टिवली भी ये है कि इस इकोसिस्टम को हमें आगे बढ़ाना है। तो सब ने अपना अपना एक अवेयरनेस सेंटर एफपीओस के लिए खोला हुआ। जैसे हमारा एफपीओ बिजनेस सेगमेंट है जहाँ पे हम सिर्फ एफपीओ से बात करते हैं, सिर्फ बिजनेस प्रमोशन करते हैं उनका थ्रू डेरिवेटिव्स मार्केट, उनको अवेयरनेस बताते हैं। और चूँकि ये फाइनेंशियल मार्केट सिर्फ ट्रेडिंग के लिए हम सीमित नहीं है, डिलीवरीज कैसे होती हैं वो भी बताना है, क्वालिटी का ध्यान कैसे रखना है वो भी बताना है, और फिर ENWR कैसे क्रिएट करना है, उस पर फंडिंग कैसे लेनी है वो भी बताना है, ई मार्केट को कैसे यूज़ करना है वो भी बताना है। तो बहुत सारे एस्पेक्ट को हम कवर करते हैं और आई थिंक बहुत ही अच्छे तरीके से ये प्रोग्रेस हो रहा है। धीरे धीरे जैसे जैसे सक्सेस स्टोरीज आती रहेंगी एफपीओस की, मुझे लगता है वर्ड ऑफ माउथ से बहुत ज़्यादा अवेयरनेस बढ़ता रहेगा। बिल्कुल, क्योंकि किसानों को अगर अकेले इंडिविजुअल कोई काम करेंगे तो वो उतना कर नहीं पाएंगे। अगर कलेक्टिव तरीके से पीओज के जरिए जाएंगे तो चाहे वो प्रोक्योरमेंट हो, इनपुट में, यानी आपके खेती किसानी में जो भी माल आपको जरूरत होगी, चाहे वो मशीनरी, खाद, बीज, बेहतर एडवाइस, सब आपको मिलेंगी। फिर मार्केटिंग साइड से भी पूरी एडवाइस मिलेंगी और फिर आप अपने रिस्क को भी वायदा बाजार के जैसे प्लेटफॉर्म के जरिए कम कर सकते हैं। तो तमाम चीज़ों का यहाँ पर एफपीओज के जरिए जाने से फायदा होता है। ये किसानों को जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए इस तरह से ट्रेनिंग भी दी जा रही है। हम डिलीवरी सेंटर की अब बात कर रहे थे, जैसा योगेश जी कह रहे थे कि डिलीवरी सेंटर कम है। डिलीवरी सेंटर में दिक्कतें क्या आई है, क्यों डिलीवरी सेंटर्स के नंबर्स नहीं बढ़ पा रहे हैं कपिल जी? नहीं, ऐसा नहीं है, बढ़ नहीं रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया कि हम जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं तो सारे जो भागीदार हैं उसमें जितने भी स्टेक होल्डर हैं सबको साथ में लेके हम कॉन्ट्रैक्ट को डिज़ाइन करते हैं। क्योंकि अगर कोई डिलीवरी देगा तो कोई लेगा, दोनों का बैलेंस होना जरूरी है। जो मेजर प्रोडक्शन सेंटर है या मेजर कंजम्पशन सेंटर है उसको हम डिलीवरी बना के रखते हैं, और जैसे जैसे मार्केट के डायनामिक्स चेंज होता है या बायर सेलर दोनों हमें फीडबैक देते हैं, ऐड भी करते रहते हैं और रिमूव भी करते रहते हैं। बट चूंकि ये वायदा है, ये रेगुलेटेड इकोसिस्टम है, हर चीज़ यहाँ पर रेगुलेटेड है, कोई भी ओपन चीज़ नहीं है। तो हमारे जो वेयर हाउस है वो WDRA अप्रूव्ड होने चाहिए, और जो लैब है जहाँ पे टेस्टिंग होती है वो NABL अप्रूव्ड लैब होनी चाहिए। एग मार्क और फसाई के पैरामीटर फॉलो होने चाहिए और उसके हिसाब से ही क्वालिटी सर्टिफिकेशन होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें इन जो कि हम रेगुलेटेड सिस्टम में हम इग्नोर नहीं कर सकते, और कहीं ना कहीं इग्नोर करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इसी की वजह से ये वायदा नॉर्मल मार्केट से अपने आप को अलग रखे हुए हैं। जैसे कि बताया कि किसान का रियलाइजेशन बढ़ रहा है, फार्मर की इनकम बढ़ रही है, क्वालिटी की इंप्रूवमेंट हो रही है, नॉलेज बढ़ रही है, तो वो है। बट जैसे जैसे फीडबैक मिलता रहता है हम ऐड करते रहते हैं।
बिहार में हमने अभी एक्सपेंड किया है, महाराष्ट्र में भी और सेंटर हम एक्सपेंड करने का प्लान कर रहे हैं, राजस्थान में हम और सेंटर, गुजरात में और सेंटर एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो हुआ वायदे का, बट चूँकि वायदा एक नेशनल लेवल मार्केट है और फार्मर हर कॉर्नर में है, कहीं ना कहीं हमें एज एन एक्सचेंज लगता है कि हमें जो नेक्स्ट लेवल इन्फॉर्मेशन है, अवेयरनेस है, वो क्रिएट कैसे करनी है कि आप कैसे वो डिलीवरी सेंटर से दूर रहकर भी ट्रेड कर सकते हो। ओके। क्योंकि यहाँ पे आपका मेन जो पर्पज़ है वो भाव के जोखिम को कम करना है, आपके प्राइस को लॉक करना है, और भाव अगर गिरता है तो उस नुकसान को कैसे बचाया जा सकता है। जैसे करेंसी है, कोई भी डिलीवरी नहीं लेता करेंसी की, सिर्फ प्राइस हेज करते हैं। थोड़ा दूर की बात कर रहा हूँ मैं, बट कहीं ना कहीं जब फर्स्ट लेवल की अवेयरनेस हो जाएगी तो ये भी धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगी जानकारी की। हमें ज़रूरी नहीं है कि हम एक्सचेंज में डायरेक्ट डिलीवरी करें। देखिए, पर्पज़ है कि मैं अपने भाव को मैनेज कर सकूं, रिस्क को कम कर सकूं और अपने मटेरियल को डिस्पोज कर सकूं, यानी कि मैं उसको बेच सकूं फिजिकल मार्केट में। अगर ये सिंक्रोनाइजेशन हम कर सके कि आप भाव यहाँ पे मैनेज कीजिए और डिलीवरी अपने लोकल मार्केट में दीजिए, और जो भी रिस्क है वो उसी तरीके से कवर रहेगा, उस डायरेक्शन में हम काम कर रहे हैं। ENWR एक बहुत ही अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि ENWR एक्सचेंज और एक्सचेंज के बाहर दोनों सिस्टम में क्रिएट किया जा सकता है। तो हमारा जो ENWR वाला ऑपरेशन है, जो NERL है, जो हमारा ये सब दिखता है, अभी वो नॉन एक्सचेंज स्पेस में फार्म लेवल ENWR पे बहुत ही एग्रेसिवली काम कर रहे हैं। और जितने भी ऐसे जगह है जहाँ पर हमारी प्रेजेंस नहीं है एक्सचेंज की, वहाँ पर वेयर हाउसेस, CWC, SWC, स्टेट एजेंसीज जितनी हैं, उनको एक्रेडिट करके फार्मर को बता रहे हैं कि आप अपने गुड्स को सिमिलर प्रोसेस से ENWR में कन्वर्ट कीजिए, फिर उसका हेज कीजिए और फिर उसको आप इजीली बेच सकते हो सेम प्रोसेस पे, में अगर एक्सचेंज पर नहीं तो फिजिकल मार्केट में या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पे। तो वो डायरेक्शन पे भी हमने काम करना शुरू कर दिया है। कपिल जी, मेरे पास 2-3 सवाल है, छोटे छोटे ही जवाब चाहूंगा आपसे, बाकी मेहमानों के पास भी मैं जाऊंगा। अब डिलीवरी की प्रक्रिया क्या होती है? मैंने अगर वायदा में कोई पोजीशन बनाई और किसी को सेल करना है, मैंने लॉन्ग पोजीशन यहाँ बना दी, किसी को अपना माल बेचना है, तो इसमें जो वेयर हाउस है आपका NCDX जो अप्रूव जो भी वेयर हाउस है, वो कैसे काम करता है, कैसे यहाँ पे डिलीवरी की पूरी प्रक्रिया होती है? सर देखिए, हर कॉन्ट्रैक्ट का पहले से डिफाइन होता है कौन कौन से सेंटर है, उस सेंटर पे कौन कौन से वेयर हाउस एक्टिव है, वो हम अपनी वेबसाइट पे डाल के रखते हैं। ओके। तो अगर आपको बेचना है, जैसे कि अगर आपको धनिया, गोंडल या कोटा बेचना है, तो आप पहले दिन ही देख सकते हैं कि कितने वेयर हाउस यहाँ पर एक्टिव हैं और उसमें कितना स्पेस है वो भी हम बताते हैं। अगर आपने बेच दिया, आपको डिलीवरी लगानी है, आप अपने आसपास का जो भी नज़दीकी है वेयर हाउस, उसको ब्लॉक कर सकते हैं ऑनलाइन सिस्टम से। अपना मटेरियल आप शेड्यूल के हिसाब से लेके जाएंगे, वहाँ पे उसकी सैम्पलिंग ग्रेडिंग होगी, क्योंकि पैरामीटर हम पहले ही बता चुके होते हैं। फिर लैब का रिपोर्ट आएगा और आपको एक ENWR नंबर जनरेट हो जाएगा आपकी गुड्स के अगेंस्ट में। और उस ENWR से हम लोन भी ले सकते हैं, उस रिसीट से? बिल्कुल, ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। बहुत सारे बैंक जुड़े हुए हैं ENWR फंडिंग पे, 25 के लगभग शायद बैंक हैं अभी। तो वहाँ से आपको क्विकली लोन की फैसिलिटीज भी अवेलेबल कर सकते हैं। और ओके, और ऐसे भी कमोडिटीज के लिए आप लोग के डिलीवरी वगैरह की सुविधाएं हैं जिनका वायदा में अभी ट्रेड नहीं हो रहा है? देखिए, जो एक्सचेंज के बाहर ENWR सिस्टम है, उसमें आप कोई भी कमोडिटी डिपॉजिट करके उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं और बैंक की फंडिंग फाइनेंसिंग ले सकते हैं। इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तो अभी एडवाइजरी भी निकाली है सारे बैंक्स को, बैंक एसोसिएशन ने, कि आप ENWR बेस्ड फंडिंग पे ज़्यादा फोकस कीजिए। ओके। क्वालिटी पैरामीटर बिल्कुल स्टैंडर्डाइज जो आपने स्टैंडर्ड तय कर रखा है आपकी वेबसाइट पे जो दिखता है, वो आप वहाँ पर वेयर हाउसेस में कैसे मेंटेन कर रहे हैं, इस बात का प्रूफ आप क्या वहाँ पर कोई कैमरा वगैरह लगे रहते हैं, किस तरह से मॉनिटरिंग होती होगी? पूरा प्रोसेस डिफाइन है। पहले तो हम खुद ही बता के रखते हैं फार्मर्स को, FPOs को, कि ये क्वालिटी लेके जानी है आपको। तो देखिए, इतनी अवेयरनेस, अभी बहुत बड़ा अवेयरनेस है, तो उनको पता होता है कि ये क्वालिटी हमारे सिस्टम में जाएगी या नहीं जाएगी। तो फार्मर पहले ही फर्स्ट स्क्रीनिंग फार्म के लेवल पर ही कर लेता है कि इतना मॉइस्चर चाहिए। छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट है, मॉइस्चर मीटर है, उन सब चीज़ों से चेक करके ब्रोकन डैमेज कितना है, फिर वो वहाँ पर लेके आते हैं। वहाँ पर सैम्पलिंग होती है लाइव। उसके बाद जो यूनिफॉर्म सैंपल बनता है वो लैब में जाता है और रिपोर्ट 2 से 3 दिन में या 4 दिन में, डिपेंड करता है वेयर हाउस कहाँ पर है, लैब कहाँ पर है, जी, वो उनको पता चल जाता है और ग्रेड मिल जाता है। ओके कविता, ये बहुत अच्छी चीज़ है। डिलीवरी की जो प्रक्रिया आप समझेंगे ना, मान लीजिए आप इंडस्ट्री चलाती है, मैं किसान हूँ, मेरे को माल बेचना है, आपको माल खरीदना है, आप जीरा की प्रोसेसिंग करना चाह रही है, मसाला का पाउडर बना के आपको बेचना है, तो मैंने यहाँ पे माल जमा करा लिया एक्सचेंज के वेयर हाउसेस में, आपको वहाँ से डिलीवरी मिल गई, क्वालिटी स्टैंडर्ड जो आप मेंटेन कर रही हैं, जो बड़ी कंपनी आप चला रही हैं, तो आपको क्वालिटी का माल भी मिल गया। तो क्वालिटी चेक कैसे होता है, इसकी ट्रैकिंग कैसे होती है, कैसे सुनिश्चित होता है कि ये जो क्वालिटी है ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के मुताबिक ही है?
देखिए, जो कॉन्ट्रैक्ट हम बनाते हैं वो इंडस्ट्री के कंसल्टेशन में बनाते हैं। हम सारे स्टेक होल्डर्स को लाते हैं, फार्मर को, प्रोसेसर, एक्सपोर्टर, कंज्यूमर, और फिर हम एक फेयर एवरेज क्वालिटी जो सबको एक्सेप्टेबल होती है वो डिसाइड करते हैं। और ब्रॉडर लेवल पे हम FSSAI और एगमार्क को फॉलो करते हैं। तो हमारे सारे पैरामीटर FSSAI के, तो हम गवर्नमेंट के रेगुलेशन को भी ध्यान में रखते हैं और इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट को भी ध्यान में रख के डिफाइन करते हैं। जब लैब पे जाता है तो बहुत ही स्ट्रिंजेंट चेकिंग होती है, बिल्कुल, हाँ, उसके बाद ग्रेड बनती है और वो ग्रेड हम वेबसाइट पे बना के देते हैं। आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं, वेबसाइट पे भी उसकी विजिबिलिटी होती है कि किस लोकेशन पे किस कमोडिटी की एवरेज ग्रेड क्या है, और जिसके पास ENWR है उसको पता होता है कि किस पैरामीटर पे पूरा ग्रेड है। अगर लेते टाइम किसी भी बायर को ऐसा कन्फ्यूजन लगता है कि क्वालिटी वो नहीं है जो हमें बोला गया है, उसके लिए भी प्रोविजन है कि आप रीसैम्पलिंग के लिए या रीटेस्टिंग वो के भेज लिए सकते हैं। आप डाल सकते हैं, जो कि सारे स्टेक होल्डर के साथ मिलकर होती है। वेयर हाउस वाला भी होता है, एक्सचेंज भी होता है, जिसने माल लिया वो भी होता है, उनके सामने लाइव सैम्पलिंग और लाइव टेस्टिंग होती है और फिर रिजल्ट आता है, उसके बेसिस पे और इस रिजल्ट के बारे में एक और प्रहलाद जी से समझ लेते हैं। प्रहलाद जी, आप हिंगोली से आते हैं, हल्दी के डिलीवरी की पूरी प्रक्रिया आपने देखी होगी, वो पूरी प्रक्रिया के बारे में अगर आप बताएं। ये हल्दी की प्रक्रिया जो है, हल्दी का जो पैरामीटर है, वो पैरामीटर के हिसाब से हमारे ही जो प्लेटफॉर्म होता है हमारा प्रोसेसिंग यूनिट, वहां पे हम प्रोसेस करते हैं, उस क्वालिटी का माल बनाते हैं। बनाने के बाद हमें जब डिलीवरी लगाना है, तब हमें पहले ऑनलाइन हमारा स्पेस बुक करना पड़ता है। स्पेस बुक करने के बाद जहाँ पे डिलीवरी है, उस गोडाउन पे हमारा माल लेके जाते हैं। वहां जाने के बाद वहाँ एक रैंडमली सैंपलिंग होता है। जैसे अभी गाड़ी अनलोड हो रही है, तो उसमें से कुछ माल वहां पे निकाला जाता है, बोरी खाली होती है, उसमें से सैंपल निकाला जाता है। सब में से एक सैंपल निकाल के एक एक किलो के 4 सैंपल ऐसे निकाले जाते हैं। एक हमें भी सैंपल दिया जाता है, लैब टेस्टिंग हो जाता है, वहां पे भी रहता है। ये ऐसा सब प्रोसेस होता है। और उसके बाद उसका जब लैब का रिपोर्ट आता है, वो रिपोर्ट आने के बाद अगर वो माल पास होता है टेस्टिंग में, तो वो डिलीवरी को लग जाता है। अगर वो माल पास नहीं होता किसी को वजह से, तो उस माल को हम एक टाइमिंग जो दिया जाता है, उस टाइमिंग में हम वहां से उठाकर ले जा सकते हैं। ये ऐसा सिचुएशन होता है। और बेचना जो है हमारे दिल पे होता है। जब वायदे में जो भी रेट है, हमें एक बार माल अगर सेलेक्ट हुआ, तो फिर कब बेचना, क्या करना, वो तो ये जिनका माल है वहां पे डिलीवरी देने के बाद हम हमारे हिसाब से माल बेच सकते हैं। और जो भी स्क्रीन पे भाव आते रहते हैं, तो उस हिसाब से हमारा काम चलता है। ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। और इस प्लेटफॉर्म की वजह से ये तो ओपन मार्केट में भी जो पैरामीटर होते हैं, उनके भी बारे में हमें सीखने को मिला, जानकारी मिली और आगे जाने का एक मौका मिला। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। लेकिन इसमें हमने जैसे हमारे एक सहयोगी अभी जो बात हुई कि गवर्नमेंट का जो है, अभी सोयाबीन के बारे में, कई कमोडिटी के बारे में जो इंटरफेयर होता है, इसकी वजह से हमारा बहुत सारा नुकसान हो रहा है। अभी सोयाबीन का आगे क्या होगा, फ्यूचर क्या है, हमें बेचने के लिए कंट्रोलिंग हो रहा है। तो थोड़ा सा वो अगर इंटरफेयर अगर गवर्नमेंट ना करे और एफपीसी को अगर इस काम के लिए बढ़ावा दिया जाए, तो किसानों का जो प्रोड्यूस है, उसके लिए अच्छा खासा दाम मिल सकता है। और फ्यूचर में क्या होने वाला, इसका भी अंदाज आ सकता है। बिल्कुल जी, पहुंचाना चाहता हूँ। बिल्कुल सही बात है। तो आपकी राय सरकार तक पहुंचेगी, उम्मीद करते हैं कि एफपीओज से भी कंसल्ट किया जाए, उनकी क्या डिमांड है, क्या दिक्कतें हैं, उनको भी सुना जाए। अनिल घनबट साहब, अब मैं आपसे एक सवाल करूंगा ऑप्शंस को लेके। एफपीओज की मदद से किसान कैसे ऑप्शंस का फायदा उठा सकते हैं? क्या एक तरीका ये हो सकता है जो फसल बीमा कराते हैं उसकी जगह अगर वो ऑप्शंस को अगर इंसेंटिव के तौर पर दिया जाए, ऑप्शंस के प्रीमियम को इंसेंटिव के तौर पर दिया जाए और उनकी भागीदारी को बढ़ाया जाए, तो ये एक अच्छा विकल्प हो सकता है उनके रिस्क कम करने के लिए? ये बिल्कुल अच्छा विकल्प हो सकता है, लेकिन जितने किसान हैं उसमें से बहुत थोड़ा हिस्सा इसका फायदा ले सकता है, क्योंकि सभी किसान तो इस कमोडिटी मार्केट में ट्रेड नहीं करते। जो एफपीओ से कनेक्टेड है और जो एफपीओज इसमें ट्रेडिंग करते हैं उन्हीं को फायदा होगा। लेकिन ये अच्छा है। और इसमें ये पुट ऑप्शन का जो फायदा है, जिसमें एक कम से कम ये कीमत पे हमारा माल बिकना चाहिए, ये जो सुविधा है इसमें, ये किसानों को बहुत फायदेमंद है। क्योंकि
किसी भी दिन बहुत बड़े तादाद पे के दाम में गिरावट हो सकती है और बड़ा नुकसान हो सकता है। तो ये पुट ऑप्शन का फायदा इस कमोडिटी मार्केट में जो होता है, उसका फायदा किसानों को हो सकता है। और इंश्योरेंस जो आज चल रहा है भारत में, जी, उसका जी। तो कोई फायदा किसानों को मिलता ही नहीं है। ऐसे कहने में भी हर्ज नहीं। जब कभी भी कोई नुकसान नहीं होता, तब खाते में पैसे आ जाता है, और जब बहुत बड़ा नुकसान होता है, तब कुछ भी नहीं मिल रहा है। और हर बार किसानों को ये इंश्योरेंस की रकम मिलने के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है। आज भी हम उसी के आंदोलन के बारे में सोच रहे हैं। इतना बड़ा नुकसान हुआ है। नासिक डिस्ट्रिक्ट में ओले गिरे हैं, लेकिन उसका कुछ नहीं मिल रहा है। कुछ कई जगह अकाल में बर्बादी हुई थी, कई जगह एक्सेसिव रेन की वजह से नुकसान हुआ है। लेकिन जो जिस तरह से उसका कंपनसेशन मिलना चाहिए, ये इंश्योरेंस का बेनिफिट मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। उसके लिए अगर सभी किसान कमोडिटी मार्केट में आ जाते हैं, तो ये ऑप्शंस का जो फायदा है, वो एज इंश्योरेंस मिल सकता है और बड़ी अच्छी सुविधा होगी अगर ये होता है तो। शुक्रिया अनिल घनवर साहब आपका, योगेश जी आपका, और प्रहलाद जी और कपिल जी, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। आप आए, किसानों को जागरूक किया, बताने की कोशिश की कि कैसे खेती किसानी का दायरा बढ़ाया जा सकता है, कैसे वायदा बाजार से उन्हें जोड़ा जा सकता है। एपीओज के बारे में भी जानकारी दी और डिलीवरी की पूरी प्रक्रिया भी आपने समझाई। तो कम्युनिटी महाकुंभ का, इस मंच का, स्वदेश महाकुंभ के मंच का मकसद यही था कि लोगों को कमोडिटी मार्केट के बारे में बताने का, उनको जागरूक करने का। हालांकि एक महाकुंभ काफी नहीं है, हमारी कोशिश लगातार ये जारी रहेगी। कविता, बिल्कुल, मेरे ख्याल से आज की जो हमारी कोशिश है ना, वो भी मुझे लगता है कि काफी बढ़िया फलती हुई दिखाई दे रही है। और ऐसा मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि आपने तमाम गेस्टों को धन्यवाद तो दिया है, दर्शकों को भी धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि सुबह 10 बजे से लगातार सोशल मीडिया पे आप देखिए हमें कितने बढ़ चढ़कर लोग देख रहे हैं, इतनी दिलचस्पी से इतने सवाल आ रहे हैं। बेशक हमारे तमाम पैनलिस्टों के बगैर तो ये बात मुमकिन हो ही नहीं पाती, लेकिन जैसा आपने कहा विष्णु मोहन, ये बस पहला अध्याय है कमोडिटी महाकुंभ का। स्वदेश महाकुंभ के अंतर्गत म्यूचुअल फंड महाकुंभ, कमोडिटी महाकुंभ आने वाले वक्त में और भी के सेक्टर स्पेसिफिक महाकुंभ लेकर आएंगे। लेकिन जहां तक आज के महाकुंभ की बात है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का और तमाम गेस्ट जो जुड़े हमारे साथ। 6 घंटे बिजनेस चैनल के इतिहास में पहली बार कमोडिटी की ऐसी कवरेज देखी गई है। बिल्कुल सही बात। तो कई सारे गेस्ट हैं, कई बड़े एक्सपर्ट्स हैं, उनके मैसेजेस आ रहे हैं। हालांकि हमारे पास विंडो था 6 घंटे का और एक पैनल में 5 से 6 से ज्यादा एक्सपर्ट नहीं रह सकते थे, बहुत लोगों को नहीं बुला पाया। लेकिन हमारी कोशिश ये जारी रहेगी। ये जागरूकता अभियान जो हमने शुरू किया है, उम्मीद करते हैं ये आगे बढ़े और लोग कमोडिटी वायदा को पूरी तरह से समझे और इसका दायरा भी बढ़ता जाए। तो इसी नोट के साथ हम खत्म करते हैं। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, आप लोग यहाँ पर आए और अपना वक्त दिया, और हमारे तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। में ट्रैकिंग मतलब फुल रिस्क। जरा ध्यान से, आप भी तो रिस्क लेते हो पापा। हैं? अरे मैं तो ठंडी चाय भी फूंक फूंक कर पीता हूँ। मैं स्टॉक मार्केट की बात कर रहा हूँ। उन्हीं प्रोडक्ट्स में ट्रेड करें जितनी आपकी रिस्क लेने की क्षमता हो और उस रिस्क के बारे में आपको जानकारी हो। ज्यादा रिस्क लेने से प्रॉफिट के साथ नुकसान का भी चांस बढ़ जाता है। हॉस्पिटल में एडमिट हुए नहीं कि बिल का मीटर चालू, और ये मीटर पहले आपके ऑफिस का हेल्थ इंश्योरेंस खत्म करेगा और फिर सारी सेविंग्स। पर घबराओ नहीं, पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। ले लो। मॉनसून में ट्रैकिंग मतलब फुल रिस्क। जरा ध्यान से, आप भी तो रिस्क लेते हो पापा। हैं? अरे मैं तो ठंडी चाय भी फूंक फूंक कर पीता हूँ। मैं स्टॉक मार्केट की बात कर रहा हूँ। उन्हीं प्रोडक्ट्स में ट्रेड करें जितनी आपकी रिस्क लेने की क्षमता हो और उस रिस्क के बारे में आपको जानकारी हो। ज्यादा रिस्क लेने से प्रॉफिट के साथ नुकसान का भी चांस बढ़ जाता है। समझकर इन्वेस्ट कर।
मॉनसून में ट्रैकिंग मतलब फुल रिस्क। जरा ध्यान से। आप भी तो रिस्क लेते हो पापा। हैं? अरे मैं तो ठंडी चाय भी फूंक फूंक कर